गर्मियों की छुट्टियों के दौरान नेवरमोर अकादमी में महीनों की मुश्किल पढ़ाई के बाद वेडनेसडे एडम्स खुद को एक अपराधी के तहखाने में बंधा हुआ पाती है, जहां चारों तरफ डरावनी गुड़ियाएं रखी होती हैं। 6 हफ्ते पहले घर लौटने के बाद से ही इस लड़की ने अपना सारा समय अपनी मानसिक साइकिक शक्ति को गहराई से सीखने में लगा दिया था। उसे अपने सारे जवाब गूढ़ी की स्पेल बुक में मिल गए थे, और जैसे ही उसने अपनी शक्तियों पर काबू पा लिया, वेडनेसडे ने ध्यान लगाया अपने उस जुनून पर जो उसके अंदर 6 साल की उम्र से ही पल रहा था। जिस अपराधी की वह सबसे ज्यादा प्रशंसक थी वह था कैंसस सिटी स्कैल्पर। उसे मानसिक शक्ति से खोजने के लिए वेडनेसडे को बस उसके किसी अपराध स्थल से जुड़ी हुई एक वस्तु की जरूरत थी। स्कैल्पर के 11वें शिकार के पास उसकी बॉलिंग बॉल थी जब उसे पकड़ा गया था, और उसी के जरिए वेडनेसडे को स्कैल्पर का ठिकाना पता चलता है। अगले दिन वह उसके पास पहुंचने के लिए विमान का टिकट खरीद लेती है, लेकिन जैसे ही वह मेटल डिटेक्टर से गुजरती है, सुरक्षा गार्ड उसे रोक लेते हैं। तलाशी लेने पर उसके कपड़ों में छुपाए गए सारे हथियार जब्त कर लिए जाते हैं। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। जब आखिरकार वेडनेसडे अपराधी तक पहुंचती है तो वह उसे बेहोश करने के लिए टेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही पकड़ ली जाती है। जैसे ही वह आदमी उसका हाथ पकड़ता है, वेडनेसडे को एक विजन आता है और वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही वेडनेसडे पास आती है, अपराधी उसे एक गुड़िया दिखाता है जिसे उसने खास उसी के नाम पर बनाया था। वह कहता है कि यह उसकी कलेक्शन की नई ट्रॉफी होगी ताकि वह अपने सभी शिकारों को याद रख सके। लेकिन जैसे ही अपराधी अपने शैतानी काम की शुरुआत करने ही वाला होता है, अचानक थिंग उन गुड़ियाओं में से एक से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। जब उसका सबसे अच्छा दोस्त स्कैल्पर को जकड़ लेता है तो वेडनेसडे खुद को रस्सियों से आजाद कर लेती है और उसी अपराधी के खौफनाक औजारों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करती है। उसे उसकी करतूतों की सजा देने के बाद वेडनेसडे उसे पुलिस के हवाले कर देती है और घर लौटकर अपनी छुट्टियों के आखिरी दिन सुकून से बिताने लगती है। नेवरमोर अकादमी लौटते समय उसे पता चलता है कि उसका भाई पग्सली अब अपने हाथों से बिजली की किरणें निकाल सकता है। वेडनेसडे उसे चैलेंज करती है कि वह अपनी नई शक्ति से एक बोर्ड को नष्ट करे। जैसे ही बोर्ड चकनाचूर होता है, कुछ सेकंड बाद ही चौराहे पर एक हादसा हो जाता है, लेकिन एडम्स परिवार बिना किसी परवाह के अपनी राह चलता रहता है। उसी दोपहर एक प्राइवेट डिटेक्टिव एक औरत की उसके गुप्त प्रेमी के साथ डेट की तस्वीरें खींच रहा होता है। तभी अचानक उसके चारों ओर डरावने काले कौवों का झुंड मंडराने लगता है। जब तक कार्ल को एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। कौवे उस पर हमला कर देते हैं और वह अपनी जान बचाकर गाड़ी की ओर भागता है। घबराए हुए कार्ल तुरंत अपने भरोसेमंद शख्स को फोन करता है और बताता है कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। वह यह भी बताता है कि अगर वह जिंदा न रहा तो सबूत कहाँ मिलेंगे। लेकिन कॉल खत्म होते ही कौवे अंदर घुस आते हैं और कार्ल को मार डालते हैं। अब जब पग्सली को भी नेवरमोर में दाखिला मिल चुका है, वेडनेसडे अपने भाई को उनके बीच साथ रहने के नियम बताती है और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दुष्ट तीर्थयात्री डिमोनिक पिलग्रिम से स्कूल को बचाने के बाद वेडनेसडे अब सबकी नज़रों में एक लोकप्रिय शख्सियत बन चुकी है। इसी दौरान वह हैरान रह जाती है जब उसकी मुलाकात अकादमी के नए प्रिंसिपल बैरी डॉरड से होती है। कमरे में लौटकर जब वह एनिड से दोबारा मिलती है तो वेडनेसडे उसे एक तोहफा देती है जिसे उसने स्कैल्पर के घर से उठाया था, और फिर सामान खोलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, एक क्रॉसबो से छोड़ा गया तीर लगभग उन्हें छूते हुए निकल जाता है। वेडनेसडे तुरंत समझ जाती है कि कोई उसे बहुत करीब से देख रहा है। दीवार पर गिरी हुई फोटो को छूकर वह अपनी मानसिक शक्ति साइकिक पावर्स से उस शख्स का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पहचान उजागर नहीं कर पाती। ठीक तभी एनिड देखती है कि उसकी दोस्त की आंख से काले रंग का आंसू टपक रहा है। वह घबरा जाती है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर नए प्रिंसिपल से मिलने के बाद मोर्टिशा और गोमेज को कुछ दिनों के लिए रॉटवुड कॉटेज में रुकने का न्योता दिया जाता है, वही जगह जहां मैरिलिन थॉर्नहोल जेल जाने से पहले रहा करती थी। नेवरमोर में हो रहे नए बदलावों के चलते बैरी मोर्टिशा को गाला रिपब्लिक की रेवेन्यू कमेटी की चेयरमैन बनने का प्रस्ताव देता है, मगर अपने माता पिता को पास ही पाकर वेडनेसडे गुस्से से भर जाती है और गुस्से में जंगल की ओर टहलने निकल जाती है। वहीं वह देखती है कि कुछ गाड़ियां कार्ल की लाश उठाकर ले जा रही हैं, जिसे कुछ घंटे पहले ही मारकर फेंक दिया गया था। शेरिफ सैंटियागो से कुछ बातें करने के बाद उसकी नज़र एक संदिग्ध आदमी पर पड़ती है जो अपराध स्थल से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है और उसे गिरा देती है। तभी उसे पता चलता है कि वह गैलिन है, वही नकाबपोश आदमी। गैलिन दावा करता है कि वह कार्ल का दोस्त है। उसके मुताबिक दोनों एक केस पर साथ काम कर रहे थे और मरने से ठीक पहले कार्ल ने एक ऐसा राज खोज निकाला था जो सभी आउटकास्ट्स की जिंदगी बदल सकता था। मगर वेडनेसडे को पता है कि पुराने शेरिफ ने अपने बेटे, जो असल में एक दैत्य था, की रक्षा करने के लिए कितनी चालें चली थीं, इसलिए वह गैलिन पर भरोसा न करके उसे छोड़ने का फैसला करती है। इस बीच स्विट्जरलैंड के राइखेनबाग स्कूल में भेजे जाने के बावजूद जेवियर वेडनेसडे को एक आखिरी तोहफा भेजता है, एक तस्वीर जिसमें एक कब्र पर बने कौवे रेवन की आकृति बनी होती है। भले ही जेवियर को उसका सही मतलब नहीं पता, लेकिन वह यकीन से मानता है कि यह किसी न किसी तरह उसकी दोस्त से जुड़ा हुआ है। इस समय थिंग की मदद से वेडनेसडे को पता चलता है कि उसका पीछा करने वाला उसकी कमरे में घुस चुका है और उसका पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट चुरा ले गया है। यकीन होने पर कि वह उसकी किताब को संस्थापकों की चिता फाउंडर्स स्पायर में जलाने वाला है, वेडनेसडे तुरंत वहां पहुंचती है और चुपके से उस जगह में घुस जाती है।
जब दर्शक एक शानदार संगीत प्रस्तुति और नए प्रिंसिपल के परिचय में व्यस्त होते हैं, वेडनेसडे पेड़ की शाखाओं के बीच अपनी किताब ढूंढती है। जैसे ही उसे किताब मिलती है, प्रिंसिपल चिता को आग लगा देता है। किताब पाने के बाद वेडनेसडे बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। उसकी मुसीबत देखकर एनिड मदद लाने के लिए दौड़ जाती है। तभी टेलीकिनेसिस शक्ति वाले छात्र एकजुट होकर जलते हुए लकड़ी के पक्षी को हवा में उड़ाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग उस अद्भुत नज़ारे से हैरान रह जाते हैं। वेडनेसडे किसी तरह आग की लपटों से कुछ सेकंड पहले अपनी किताब लेकर निकल जाती है और मंच पर चढ़ जाती है, अपने बढ़ते हुए नाम और लोकप्रियता को खत्म करने के इरादे से। जैसे ही वह चित्र देखती है जिसे डायरेक्टर ने उसकी नेवरमोर को बचाने की बहादुरी के सम्मान में बनाया था, वेडनेसडे बिना सोचे समझे उसे आग लगा देती है और पूरे आयोजन को बर्बाद कर देती है। उसी रात पक्सली अकेले जंगल में टहलने निकलता है और एक पेड़ के तने से गिर पड़ता है। जैसे ही उसके हाथ जमीन को छूते हैं, एक तेज बिजली का झटका निकलता है और गलती से वहां दबी हुई एक लाश को जिंदा कर देता है। अपने दोस्त की चिंता में एनिड उसकी खोज में निकलती है और जब वह वेडनेसडे को छूती है तो वेडनेसडे को एक नया विजन आता है, जिसमें वह एनिड की कब्र देखती है जो काले कौवों से घिरी हुई होती है। पीछे मुड़ते ही वेडनेसडे पर अपनी ही दोस्त का जॉम्बी रूप हमला कर देता है, जो उसे इल्जाम लगाती है कि उसकी मौत वेडनेसडे की वजह से हुई। उसी क्षण वेडनेसडे का शरीर गिर पड़ता है और उसे एनिड और लाल चोगा पहने एक और औरत बचा लेती है। होश में आने पर वेडनेसडे अपनी मां मोर्तिशा को देखती है। मोर्तिशा उसे बताती है कि वह उसकी चिंता कर रही है, क्योंकि वे काले आंसू ये संकेत देते हैं कि उसकी बेटी मानसिक थकान, साइकिक एग्जॉस्शन का शिकार हो रही है। मगर वेडनेसडे अपनी मां की सलाह नजरअंदाज करती है और गैलन के पास जाती है, यह जानने के लिए कि अपनी दोस्त की किस्मत कैसे बदली जा सकती है। घर में घुसने पर उसे पता चलता है कि पूर्व शेरिफ की भी हत्या हो चुकी है और कार्ल की तरह उसकी भी आंखें निकाल दी गई हैं। अचानक उसके मुंह से कौवों का एक झुंड बाहर निकलता है और बेतहाशा उड़ते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। जैसे ही कौवे खिड़की से उड़कर बाहर निकलते हैं, वेडनेसडे देखती है कि सिर्फ एक कौवा पीछे छूट गया है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि यही वही कौवा है जो उसकी विजन में और जेवियर की पेंटिंग में दिखाई दिया था। गैलन के शरीर को छूकर एनिड को बचाने के लिए कोई सुराग पाने की कोशिश में वेडनेसडे को एहसास होता है कि उसकी शक्तियां अब काम करना बंद कर चुकी हैं। तभी जैसे ही वह भागने लगती है और पुलिस को पास आते देखती है, उससे पहले ही शेरिफ सैंटियागो वहां पहुंच जाता है और वेडनेसडे को जेल ले जाया जाता है। जब उसकी बेटी से पूछताछ हो रही होती है, तभी गोमेज पहुंचता है और खुद को उसका वकील बताता है। वह किसी तरह अपनी बेटी को वापस स्कूल ले आता है और साफ कहता है कि अगर शेरिफ को वेडनेसडे से दोबारा बात करनी है तो उसके पास वारंट होना जरूरी है। अगली सुबह पक्सली अपने रूममेट को खलिहान में ले जाता है, जहां उसने जॉम्बी को छुपाया हुआ था। जैसे ही वह राक्षस को देखता है, यूजीन समझ जाता है कि यह वही लड़का है जो स्कल ट्री से जुड़ी कहानियों में आता था, और यह जानकर हैरान रह जाता है कि वे कहानियां सिर्फ किंवदंती नहीं थीं। अपनी शक्तियों से पक्सली ने स्लर्प के मैकेनिकल दिल को फिर से चालू कर दिया है और उसे जिंदा करने में सफल हो गया है। लेकिन वह यूजीन से कहता है कि यह राज किसी को न बताए। इस बीच यह जानने के लिए कि कौवों के हमले के पीछे कौन है, वेडनेसडे प्रिंसिपल बैरी और डॉक्टर ऑरफ से मिलने जाती है। जब वह पूछती है कि क्या स्कूल में कोई ऐसा छात्र है जो पक्षियों को नियंत्रित कर सके, तो जवाब मिलता है कि आखिरी एवन ने 10 साल पहले नेवरमोर से ग्रेजुएशन किया था। यह सुनकर वेडनेसडे सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह शख्स कौन हो सकता है। इसका जवाब न मिलने पर वेडनेसडे विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाती है टाइलर से मिलने के लिए। वहां उसका स्वागत डॉक्टर फेयरबर्न करते हैं। वह बताते हैं कि उनके पारंपरिक इलाज अब काम नहीं कर रहे, इसलिए वह चाहती हैं कि वेडनेसडे उससे मिले। शायद इससे टाइलर में कोई प्रतिक्रिया हो। लंबे समय बाद टाइलर को देखकर वेडनेसडे बाहर से ठंडी और बेरुखी दिखाने की कोशिश करती है, भले ही उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, तो टाइलर जरा भी दुख नहीं दिखाता और लड़की की मदद करने से इनकार कर देता है। बातचीत के दौरान टाइलर अपनी रूप परिवर्तन शुरू करता है, लेकिन तभी एक सुरक्षा गार्ड आ जाता है और शॉक कॉलर का इस्तेमाल करके उसकी शक्तियों को दबा देता है। इसी बीच विज्ञान की कक्षा में बैठे पक्सली से यूजीन मिलने आता है और बताता है कि स्लर्प खलिहान से भाग चुका है। बाद में जब वेडनेसडे अपने कमरे में लौटती है तो उसे पता चलता है कि थिंग एक ट्रंक के अंदर बंद है। उसे आजत करने के बाद वह जानती है कि एनिड का अपहरण हो चुका है। तभी उसे अपने पीछा करने वाले स्टॉकर का फोन आता है। वह कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए, वरना वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। दूसरी ओर होश में आने पर एनिड और ब्रूनो को पता चलता है कि वे यागो टावर की चोटी पर जंजीरों से जकड़े हुए हैं और उनके ऊपर सैकड़ों धारदार ब्लेड लटक रहे हैं जो कभी भी उन पर गिर सकते हैं। जब वेडनेसडे को एक सुराग मिलता है कि एनिड कहाँ कैद है, तो वह म्यूजिक रूम जाती है और कार्ड पर लिखे नोट्स बजाती है। जैसे ही वह धुन बजाती है, एक गुप्त दरवाजा खुलता है और वह एक लिफ्ट से होकर टावर की चोटी तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह अपनी दोस्त को पाती है और थिंग से उन्हें छुड़ाने को कहती है, लेकिन वही एक जाल में फंस जाता है और एक ब्लेड के नीचे फंस जाता है। तभी जाल सक्रिय हो जाता है और ब्लेड का झुंड धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। मगर पीछा करने वाले की बनाई हुई पहेली सुलझाकर वेडनेसडे अपनी दोस्त को बचाने में कामयाब हो जाती है और प्लेटफॉर्म फिर से ऊपर उठ जाता है। थिंग को आज़ाद कराने के बाद अचानक कहीं से तालियां सुनाई देती हैं और एग्नेस सामने आ जाती है। यही वह पल होता है जब वेडनेसडे को पता चलता है कि उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि 13 साल की एक लड़की है जिसके पास अदृश्य होने की शक्ति है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि एग्नेस ने यह सब सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए किया था। अब वेडनेसडे को शक होने लगता है कि एग्नेस का गैलन पर हुए हमले में हाथ है, लेकिन एग्नेस इस बात से इनकार कर देती है।
उसका असली मकसद बस इतना था कि वह वेडनेसडे की दोस्त बनना चाहती थी और इसके लिए उसे साबित करना था कि वह भी उतनी ही होशियार और चालाक है जितनी वेडनेसडे। उसी बरसाती रात एक ड्राइवर नेवरमोर के जंगल से होकर गुजर रहा होता है जब अचानक उसकी गाड़ी किसी से टकरा जाती है। घबराकर गेब गाड़ी से उतरता है यह देखने के लिए कि घायल शख्स ठीक है या नहीं, लेकिन हैरानी होती है कि शरीर वहां से गायब हो चुका है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक भयानक ज़ॉम्बी दिखता है और वह उसी के हाथों जिंदा निगल लिया जाता है। बाद में जब वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी माँ उसके कमरे में घुसकर गूड़ी की स्पेल बुक ले गई है तो वह उसे ढूंढने के लिए रॉटवुड केबिन में चोरी छुपे जाती है, लेकिन रंगे हाथ पकड़ ली जाती है। अपनी माँ को किताब लौटाने के लिए मनाने की कोशिश में वेडनेसडे अपनी आखिरी विजन का जिक्र करती है और कहती है कि एनिड को मारने की जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी। उसके मुताबिक गैलिन और कार्ल की हत्या उसी एक आंख वाले कौवे ने की थी जो उसकी विजन में नजर आया था। इसलिए वेडनेसडे को यकीन है कि इन सब के पीछे कोई है जो इन हमलों को अंजाम दिला रहा है। लेकिन यह सब सुनने के बावजूद मोर्टिशा किताब देने से इनकार कर देती है। उसका कहना है कि अगर वेडनेसडे अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करती रही तो वह भी अपनी बुआ ओलिया की तरह पागलपन का शिकार हो जाएगी। अगली सुबह जब पग्सली अपने पालतू राक्षस को खाना खिला रहा होता है तो वह बताता है कि स्लर्प उस सुबह खलिहान में मिला था। जब उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी खुद ही स्कूल लौट आया है तो यूजीन सोचता है कि वह अपनी गैर मौजूदगी के दौरान क्या कर रहा था और यह देखता है कि वह जीव धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जैसे जैसे स्लर्प खाना खाता है उसका सड़ा गला शरीर धीरे धीरे नया ऊतक बना रहा है और यहाँ तक कि उसका दिमाग भी फिर से विकसित हो रहा है। यूजीन चिंतित होता है कि अगर स्लर्प फिर से भाग निकला तो क्या होगा, इसलिए वह ज़ॉम्बी के अस्तित्व के बारे में किसी को बताने पर जोर देता है। लेकिन पग्सली उसे यकीन दिलाता है कि इस बार वो अपनी जंजीरों से आज़ाद नहीं हो पाएगा। एग्नेस की मदद से वेडनेसडे गैलन का फ़ोन अनलॉक कर लेती है और कार्ल द्वारा छोड़ा गया वॉइस मैसेज पाती है। रिकॉर्डिंग में कार्ल बताता है कि जिस केस की वे दोनों जांच कर रहे थे उसके सबूत केबिन में छुपे हुए हैं, लेकिन लड़की को यह नहीं पता कि वह जगह कहाँ है। हालांकि गैल्पिन के घर से मिली कुछ तस्वीरों को देखकर वेडनेसडे उस छिपे हुए स्थान का पता लगा लेती है और वहां पहुंचने के लिए एनिड और बाकी छात्रों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करती है। कैंप साइट पर पहुंचने के बाद वेडनेसडे अपने भाई को एक ताबूत उठाए हुए देखती है और शक करती है कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन तुरंत ही उसके माता पिता के अचानक आगमन से उसका ध्यान भटक जाता है। जब वह टेंट में पहुंचती है और देखती है कि पग्सली स्लर्प को कैंप में ले आया है तो यूजीन कहता है कि यह बहुत बुरा विचार था, लेकिन उसका रूममेट कहता है कि उसने एक अलर्ट सिस्टम लगाया है जो उन्हें चेतावनी देगा अगर ज़ॉम्बी भाग निकला तो। उसी समय जब डायरेक्टर कैंप के नियमों की घोषणा कर रहा होता है, रॉन क्रूगर अपने कैडेट्स के साथ वहां आता है और बताता है कि उसने यह कैंप 6 महीने पहले ही बुक कर लिया था। इस समय बैरी अपना साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और दोनों को पता चलता है कि ज़मीन के मालिक ने उसी वीकेंड पर कैंप साइट 2 लोगों को किराए पर दिया है ताकि तय हो सके कि यहाँ कौन रुकेगा। वेडनेसडे एक चैलेंज का सुझाव देती है जिसमें हारने वाली टीम को बिना मुंह खोले घर लौटना होगा। चैलेंज ये है कि विरोधी टीम से जेफर चुराना है और उसे वॉच टावर के ऊपर रखना है। जो ग्रुप ये काम पहले पूरा करेगा वही विजेता होगा। जब आउटकास्ट जेफिर की रक्षा कर रहे होते हैं तभी बेली और उसके साथी गॉर्गन की टोपी पर तीर चलाते हैं और उसी पल उनके सारे साथी पत्थर में बदल जाते हैं। इसके बाद एजैक्स पकड़ा जाता है और बेली विरोधी टीम से वह वस्तु छीन लेता है। फ्लेयर फेंके जाते ही वेडनेसडे यूजीन को आदेश देती है कि वह अपनी मधुमक्खियों से दुश्मनों पर हमला करे। जैसे ही जमीन पर संघर्ष चल रहा होता है, लड़की आंसू गैस के बादल में घुसकर विरोधी टीम से जेफिर चुरा लेती है। जब उसे एहसास होता है कि बेली टावर की चोटी तक पहुंचने ही वाला है तो वेडनेसडे तीर चलाती है और रस्सी के सहारे फिसलकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। लड़के को एक किक मारकर गिरा देती है और विरोधी टीम का जेफिर टावर के ऊपर रखकर प्रतियोगिता जीत लेती है। शाम ढलते ही सभी छात्र अलाव बॉनफायर के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, सिवाय वेडनेसडे के, जो नक्शे का पीछा करते हुए गैलन के केबिन तक पहुंच जाती है। वहां खोजबीन करते हुए उसे पुराने ओबिचुअरी मृत्यु समाचार की एक सूची मिलती है जिनमें वे सभी लोग शामिल थे जो सालों पहले मरे थे और विलो हिल के मरीज थे। एक बार फिर वेडनेसडे अपनी क्षमता का उपयोग करके ये जानने की कोशिश करती है कि लुईस कौन है, लेकिन वह अपनी मानसिक शक्तियों तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए वह सबूत लेने का फैसला करती है। समझते हुए कि उसकी माँ इतनी आसानी से गुड़ी की किताब नहीं देगी, वेडनेसडे उसे ब्लाइंड ड्यूल आंखों पर पट्टी बांधकर द्वंद्व की चुनौती देती है और मोर्टिशिया यह चुनौती स्वीकार कर लेती है। हार से संतुष्ट न होकर रॉन क्रूगर और उसके कैडेट्स आउटकास्ट्स को कैंप से बाहर निकालने के लिए घात लगाते हैं, लेकिन अंत में वे पग्सली द्वारा स्लर्प के लिए बनाए गए जाल में फंस जाते हैं। आगजनी का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। तभी ज़ॉम्बी स्लर्प रॉन पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से चबा जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर उसके सारे कैडेट डरकर अपनी जान बचाने भाग खड़े होते हैं। उधर माँ बेटी घने जंगल में आमने सामने खड़ी होती हैं। उनकी तलवारबाजी शुरू होने वाली है। शर्त साफ है, अपनी माँ का कांच का दिल नष्ट कर देती है तो उसे अपनी किताब वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर वह हार गई तो मोर्टिशा उसी किताब को जला देगी। इसी बीच यूजीन अपनी झोपड़ी पर पहुंचता है और देखता है कि स्लर्प ने रॉन का दिमाग निकालकर खा लिया है। यह देखकर वह बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी पग्सली के साथ जंगल में उसकी तलाश शुरू कर देता है। उनके साथ एग्नेस भी होती है जो अपराध स्थल का हिस्सा बनने के लिए बड़ी उत्साहित है। इधर गोमेज आराम से स्नान कर रहा होता है कि अचानक स्लर्प कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है। तभी पग्सली समय पर पहुंचता है और ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है।
शोर सुनकर बैरी और बाकी छात्र भी बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन स्लर्प को देखकर वे सब डर जाते हैं और भागने का फैसला करते हैं। लंबी और खून खराबे से भरी लड़ाई के बाद आखिरकार मोर्टिशा क्रिस्टल दिल तोड़ने में सफल हो जाती है। हारकर गुस्से में अपनी पट्टी उतार देती है, लेकिन तभी देखती है कि उसकी मां पर जॉम्बी हमला करने ही वाला है। बिना देर किए वह अपनी तलवार उठाकर स्लर्प की खोपड़ी में घोंप देती है और मोर्टिशा की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और स्लर्प को पकड़कर ले जाती है ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं कैप्टन क्रूगर की लाश को बाहर ले जाया जाता है। बार ध्यान देती है कि एक आंख वाला काला कौवा उसे घूर रहा है और अगले ही पल वह अपने मालिक के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। इससे पहले कि उस रहस्यमयी शख्स को बेनकाब कर सके, वह हवा में गायब हो जाता है। अगली सुबह थॉर्नहिल को विलो हिल मानसिक अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर फेयरबर्न उससे पूछताछ करता है ताकि टाइलर के दिमाग का राज खोला जा सके, लेकिन थॉर्नहिल सहयोग करने से इनकार कर देती है। डॉक्टर उसे आदेश देता है कि उसे वापस जेल में डाल दिया जाए, जहां वह अपने मुकदमे तक अकेली कैद में रहेगी। जाने से पहले थॉर्नहिल आखिरी बार टाइलर से मिलने की गुजारिश करती है। डॉक्टर उसे उसके सेल तक ले जाता है, लेकिन जैसे ही टाइलर अपनी पुरानी मालकिन को देखता है, वह राक्षस में बदल जाता है और उस पर हमला कर देता है। गुस्से में वह उसे दीवार से पटक देता है। मौत के करीब पहुंचने के बावजूद थॉर्नहिल उसे देखकर खुश होती है कि उसने फिर से अपने दास को देखा। हेस्टर फ्रम्प अपनी पोती से मिलने नेवरमोर आती हैं। अपनी दादी को पाकर बहुत खुश हो जाती है। जब वे पैट्रिशिया रेडकार की राख की महक ले रही होती हैं, तभी एक आंख वाला कौवा अचानक वहां आता है और अखबार से जुड़ी सूचनाएं चुरा लेता है। उसका पीछा करती है, लेकिन कब्रिस्तान के बाहर उसे वही रहस्यमयी हुड़धारी पक्षी पालक दिखता है जो पहले कैंप में दिखा था, मगर वह उसके पास पहुंच ही नहीं पाती। ये समझकर कि वह अकेले इस केस को हल नहीं कर सकती, वार अपने अंकल फेस्टर की मदद लेती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि ओनेलिया पहले से ही उस मानसिक अस्पताल में भर्ती है। फेस्टर का मकसद है एक ऐसी औरत को ढूंढना जिसका नाम लुइस है। वह डॉक्टर भी हो सकती है या कोई मरीज, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि होटल में गड़बड़ी के चलते खुद फेस्टर को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है, जहां उस पर कई तरह के अजीबोगरीब इलाज किए जाते हैं। उधर छुट्टियों के दौरान अपनी रूममेट एनिट के साथ स्कूल के मैदान में बैठी होती है, अचानक वह देखती है कि काले कौओं का झुंड आसमान से नीचे उतर रहा है। तुरंत एहसास हो जाता है कि एक और हमला होने वाला है। सारे छात्र छिपने की कोशिश करते हैं। तभी प्रिंसिपल मैदान में आता है और अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे झुंड को भगा देता है। इस समय थिंग को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह खुद को आजाद कर लेता है जब बैरी उस कौवे पर आग का गोला फेंकता है जिसने उसे पकड़ा था। सौभाग्य से इनिड गिरते हुए थिंग को बचा लेती है और वेंसडे उस रहस्यमयी पक्षी प्रशिक्षक एवियरी का पीछा करती है जो स्कूल के गलियारों में छुपा हुआ है। हालांकि पीछा करने के दौरान वह अपराधी भाग निकलता है और जब वेंसडे की मुलाकात डॉक्टर फेयरबर्न से होती है तो उसे शक होता है कि इन हमलों के पीछे वही है, लेकिन फेयरबर्न बताती है कि वह यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसका काम स्कूल की नई संगीत शिक्षिका इसिडोरा कप्री के साथ है। बाद में पता चलता है कि फेयरबर्न का नया मरीज दरअसल वेंसडे का अंकल है। तब डॉक्टर उसे पकड़ लेती है और उसे स्लर्प के साथ एक सेल में बंद कर देती है। जब थिंग को मालूम होता है कि फेस्टर मुसीबत में है, तो वह नेवरमोर लौटकर वेंसडे को सूचना देता है। वेंसडे तुरंत एग्नेस की मदद लेती है और अपने अंकल को बचाने पहुंच जाती है। फेस्टर को छुड़ाने के बाद वह सेल का दरवाजा खुला छोड़ देती है, जिससे स्लर्प आजाद होकर गार्ड्स पर हमला कर देता है। गार्ड्स को खाते हुए देखकर थॉर्नहोल्ड भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे उसे पकड़ लेती है। इसी बीच जब इसिडोरा अपना संगीत प्रदर्शन कर रही होती है, अचानक अलार्म बज उठता है और फेयरबर्न को पता चलता है कि जॉम्बी भाग निकला है। वेंसडे और उसका अंकल भागते हुए एक गुप्त रास्ता खोज लेते हैं और उन्हें सच्चाई पता चलती है। लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आउटकास्ट्स पर किया जा रहा था। जब वे सेल खोलते हैं तो वेंसडे को समझ आता है कि जिन लोगों की लाशें उसने गैलिन की झोपड़ी में ऑबिचुरी मृत्यु लेख में देखी थीं, वे सब जिंदा हैं। दरअसल उन्हें लुइस प्रोजेक्ट के लिए पकड़ा गया था ताकि उन पर खतरनाक प्रयोग किए जा सकें। इसी वक्त एवियरी सामने आती है और वेंसडे जान जाती है कि उसका असली दुश्मन एक औरत है। वह औरत है जूडी, जो कि अगस्टस स्टोनहसूटो की बेटी है। वेडनेसडे ने उसे पहले फेयरबर्न की सचिव के रूप में देखा था। दरअसल यह सब फेयरबर्न ही करवा रही थी क्योंकि उसे अगस्टस के काम को आगे बढ़ाना था। जूडी बताती है कि उसका पिता आउटकास्ट से इतना प्यार करता था कि वह खुद भी उनमें से एक बनना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को पकड़कर उनकी शक्तियां चुराने की कोशिश की। वह तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने अपनी बेटी जूडी को शक्तियां दे दी। इसी वजह से अब जूडी पक्षियों को नियंत्रित कर सकती है। उसी समय फेस्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे अस्पताल की बिजली काट देता है। सभी सेल्स खुल जाते हैं और मरीज बाहर आ जाते हैं। असाइलम पूरी तरह से अराजकता में डूब जाता है। थॉर्नहोल्ड इस मौके का फायदा उठाकर भागने लगती है, लेकिन जाने से पहले वह टाइलर को ढूंढने पहुंचती है। तभी टाइलर हाइड में बदल जाता है और थॉर्नहोल्ड समझ जाती है कि अब उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। भागते वक्त टाइलर उसे पकड़ लेता है और अपने पंजों से उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ ऑगस्टस के साथ छुपने की कोशिश कर रही डॉक्टर फेयरबर्न को स्लर्प खा जाता है और ऑगस्टस अगला शिकार बन जाता है। बाहर निकलते हुए वेंसडे की मुलाकात सीधे हाइड टाइलर से होती है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उसी समय उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है और तभी पुलिस आ पहुंचती है। टाइलर को एहसास होता है कि वह उन सभी हथियारबंद अफसरों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह जंगल की ओर भाग निकलता है। वहीं वेंसडे को अस्पताल ले जाया जाता है।